नमस्कार। मनी मंत्र के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी पॉपुलर स्कीम है। इसमें कई तरह के लोग निवेश करते हैं और लोग म्यूचुअल फंड में निवेश जब करते हैं थोड़ा डरते भी हैं। अब जब बात आती है कि लोगों को म्यूचुअल फंड पसंद क्यों है, इसका सीधा जवाब है उसका रिटर्न। जी हाँ, लोग म्यूचुअल फंड को चुनते समय रिटर्न को पहली प्राथमिकता देते हैं। दरअसल म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर एक जगह जमा किया जाता है, फिर निवेशकों से इकट्ठा किए हुए पैसे को स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य प्रकार की जो प्रतिभूतियां हैं उसमें लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मैनेज करती हैं और हर एएमसी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाला हर व्यक्ति जो है उसे फंड के लाभ, हानि, आय का हिस्सा मिलता है। आसान शब्दों में समझें तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना एक बड़े पिज्जा का छोटा टुकड़ा खरीदने जैसा है। तो म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। आप सुनते होंगे कई बार बोली जाने वाली ये लाइन, और ये कहीं ना कहीं थोड़े संशय पैदा करती है। अच्छे रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक सही विकल्प हो सकता है, लेकिन अभी भी काफी लोगों को पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड स्कीम आखिर है क्या, इसमें निवेश कैसे किया जाता है, इसके जोखिमों को आप कैसे आंक सकते हैं। तो आज के इस आधे घंटे के हम शो में हम म्यूचुअल फंड के इसी विषय पर विस्तार से करेंगे मंथन और चिंतन। हमारे दो नंबर्स लगातार फ्लैश होते रहेंगे। नंबर्स मैं आपको बता दूं, आप कॉल करके म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। और हमारे साथ इस खास शो में अगले आधे घंटे के लिए जो सीईओ वैल्यू रिसर्च हैं धीरेन्द्र जी, वो जुड़ने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खास तौर पर हम अपने ग्राफिक्स के जरिए तो समझाएंगे ही, लेकिन सीधा सवाल मेरा यहाँ पर यही है आपसे धीरेन्द्र जी, अभी भी अब हम बाजार इस हफ्ते जो हमारा इक्विटी बेस्ड जो है वो करते हैं, जब भी हम कभी कभी मनी मंत्र में जो निवेश की प्लानिंग से जुड़े सवाल लेते हैं, म्यूचुअल फंड को लेकर बहुत से संशय लोगों के मन में है। और जिस तरह से इस वक्त बाजार में तेजी है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना इस वक्त कितना सार्थक रहेगा? म्यूचुअल फंड में निवेश करना हमेशा ही सार्थक रहता है। मैं उसका कारण बताता हूँ। जो लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड इक्विटी से जुड़ा हुआ है, ये केवल इक्विटी नहीं है। इक्विटी फंड्स भी होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड आपके लिए जरिया है। आप म्यूचुअल फंड के जरिए आप दूसरे एसेट्स में आप इन्वेस्ट करते हैं। आप फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं, गिल्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, 2 दिन 4 दिन के ट्रेजरी में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप लिक्विड फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आप कहीं आपका पैसा कहीं और लग रहा है। वो करीब करीब पूरी तरह रिस्क फ्री है। जब आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगा रहे हैं तो ये इसकी आप तुलना शॉर्ट टर्म डिपॉजिट से कर सकते हैं, इक्विटी से नहीं। तो ये हमेशा ही बाजार से जुड़ा हुआ नहीं है। सारा पैसा आपका इक्विटी बाजार में नहीं लगता है। दूसरा कि म्यूचुअल फंड को में लोग आकर्षित होते हैं हाल फिलहाल के अच्छे रिटर्न को देख करके, लेकिन एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि लोगों ने म्यूचुअल फंड में रिकरिंग डिपॉजिट की तरह एसआईपी करना शुरू किया है। इससे आप बाजार के रिस्क को, क्योंकि बाजार में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आपने पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद एक साथ लगाया, और बाजार का जो शॉर्ट टर्म में बाजार को गेस करना हमेशा मुश्किल होता है। और खासकर जब बाजार ऊंचाई पे रहे तो थोड़ा बहुत नीचे उसमें गिरावट होना काफी संभव है और होता ही है, काफी स्वाभाविक भी। और उसमें निवेशक काफी घबरा जाते हैं, और ये ऐसा के जरिए लगाने से ये जो रिस्क है बाजार के ऊंचाई पे लोगों का पैसा लगाना, ये रिस्क काफी कम हो गया है। जी, एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड जो एक बहुत लोकप्रिय साधन है जब हम निवेश की बात करते हैं, आखिर क्यों? ग्राफिक्स के जरिए अगर हम जानें तो म्यूचुअल फंड बाजार में निवेश का बहुत सुरक्षित और संरक्षित तरीका माना जाता है। भाई, आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं, सीधे तौर पर आप शेयर मार्केट में अगर उतरना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए। और म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर एक जगह जमा किया जाता है। ये एक फाइनेंशियल साधन के रूप में है जब पैसा जुटाया जाता है। अब निवेशकों से इकट्ठा किए हुए पैसे का क्या किया जाता है? स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और जो अन्य प्रतिभूतियां हैं उनमें इसे लगाया जाता है। भाई, जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो म्यूचुअल फंड की बढ़ती लोकप्रियता के तमाम कारण हैं। और म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन करता है? मैनेजमेंट कंपनियां
जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनियां वो इसे मैनेज करती हैं, यानी कि उसकी देखरेख करती हैं। अब कई प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिस पर हम अभी शो में बात भी करने वाले हैं कि आखिरकार कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन निवेश करने के तरीके दो हैं। पहला, एक मुश्त, यानी जब आप म्यूचुअल फंड में एक बड़ा भुगतान करते हैं बड़े कॉर्पस अमाउंट के जरिए, और दूसरा है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। जब आप फंड में नियमित निवेश करते हैं, ये हर महीने भुगतान की जाने वाली छोटी निश्चित किस्तें होती हैं जिसमें आप नियमित तौर पर निवेश करते हैं। और लगातार देखा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की जो तादाद है उसमें लगातार उछाल देखा जा रहा है। तो ये हमने कुछ ग्राफिक्स की मदद से समझाने की, एक लबो-लबाब देने की कोशिश की है। धीरेन्द्र जी, जब हम म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स की बात करते हैं, आखिर कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं और फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसको किस तरह से ट्रैक कर सकता है निवेशक? यहाँ अगर आप कानूनी तौर पे देखेंगे तो म्यूचुअल फंड सैकड़ों तरीके के होते हैं, और ओपन एंड फंड जिसमें आप लगाते हैं वो तो सेबी के तहत सेबी ने के स्टिपुलेटेड जो स्पेसिफाई किया हुआ है कि 32 तरीके की कैटेगरीज है। लेकिन निवेशकों को इन सब चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। निवेशकों के लिए 4-5 तरीके का फंड है जिससे आपकी अधिकतर ज़रूरतें पूरी हो जाती है। लंबे समय के पैसे के लिए आपको इक्विटी में लगाना चाहिए, और इक्विटी फंड का जो डेफिनेशन है, एक ऐसा इक्विटी फंड जो कि अधिकतर निवेशकों की ज़रूरत पूरी करता है, वो है ऐसा फंड जो कि पूरी तरह से डाइवर्सिफाई कर पाता है और हमेशा रहता है। जी। उसका कहीं पे कोई कंसंट्रेशन नहीं होता है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, या कोई थीम या कोई सेक्टर। और इस तरह के फंड को आमतौर पे इस कैटेगरी को फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड कहा जाता है, या टैक्स सेविंग फंड भी कुछ ऐसे ही है, फ्लेक्सी कैप फंड ही है। तो इन या वैल्यू फंड, तो ये 3 तरीके के ऐसे फंड हैं, 3-4 फंड है जिसमें कि आपका पैसा लगाया हुआ बाजार के हर जगह जाता है। कम समय के लिए पैसा लगाना है, शॉर्ट टर्म डेट फंड। इसके अलावा जो 15 तरीके के डेट फंड हैं, वो निवेशक आसानी से उनको इग्नोर कर दे, अगर उन पे ध्यान न दे तो कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप देखें कि एक शुरुआती निवेशक के लिए एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव का यहाँ पे वैसा असर नहीं होता है। क्योंकि एक नए निवेशक के लिए बाजार में सारा पैसा लगा होना, और उसका जब बाजार धाराशायी होता है तब उसमें जिस तरह की गिरावट देखी जाती है, वो निवेशकों के लिए काफ़ी वो नए निवेशक काफ़ी घबरा जाते हैं और हमेशा के लिए पैसा निकाल पाते हैं। और अगर आपका पैसा कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ महीनों के लिए है, तो लिक्विड फंड, इन 4 तरीके के फंड से अधिकतर निवेशकों की सारी जरूरत पूरी हो जाती है। जी। साथ ही अब फंड का चुनाव किस तरह से किया जाए, यानी अगर आप ज़्यादा परिपक्व नहीं हैं या फिर हमें मार्केट में इक्विटी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां नहीं हैं, तो क्या पोर्टफोलियो मैनेजर्स के ज़रिए, या फिर हाई रिस्क रिटर्न एपेटाइट, या फिर कितनी आपकी निवेश की क्षमता है, उस लिहाज से हम फंड का चुनाव कर सकते हैं? जी हाँ, उसके भी पहले निवेशकों को ये निर्धारित करना चाहिए। मुझे लगता है म्यूचुअल फंड निवेश करने का बहुत ही आसान जरिया है, और वो निवेशकों के हाथ में है। वो फंड की दुनिया चाहे कितनी भी कंफ्यूजिंग हो, इन 32 तरीके के ओपन एंड फंड से या 50 तरीके के इंडेक्स फंड भी अब उपलब्ध हैं, लेकिन इनके बावजूद आपका जरिया काफ़ी आसान हो सकता है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। क्योंकि सबसे पहले आप निर्धारित कर ले कि ये पैसा आपका कितने दिनों तक आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो 5 साल से ज़्यादा है तो आपको पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए। फिर बात आती है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आप पहली बार बाजार में लगा रहे हैं, इसके पहले आपने केवल रिकरिंग डिपॉजिट किया है, या आपके पास पहले कभी बचत होता ही नहीं था, या आपके पास आपने कभी बाजार का उतार चढ़ाव देखा ही नहीं है, तो आपको केवल एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये एक ऐसे फंड है जहाँ पे सारा पैसा इक्विटी में नहीं लगता, और यहाँ पे हमेशा ही SIP करना चाहिए। किसी भी नए निवेशक को एक मुश्त पैसा नहीं लगाना चाहिए। किसी भी निवेशक को एक ऑल इक्विटी फंड से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर तो यहाँ से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। 2-3 साल जब आप इन्वेस्ट कर लें, तब आप भले ही फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड में अपना पैसा पूरी तरह जो इकट्ठा हुआ है उसको मूव कर दें, और नया पैसा भी उसमें लगाते रहें। इक्विटी में लगाने वाला पैसा कभी भी एक साथ ज्यादा पैसा ना लगाएं, और डेट फंड में आप एक साथ पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाजार में उतना उतार चढ़ाव का असर नहीं होता है। जी। और
ये जो आप एसआईपी करते हैं ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसके वजह से आपका रिटर्न नहीं बढ़ता है, इसके वजह से आपका रिस्क कम होता है, इसकी वजह बिल्कुल। से एक नया निवेशक घबराता नहीं है, बाजार के गिरने से आप घबराहट में अपना पैसा निकालते नहीं है। और ये किसी भी शुरुआती निवेशक के लिए 2-4 साल 5 साल शुरुआत में ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड्स में किस तरह से किया जाएगा, इस पर भी लेंगे जानकारी। लेकिन फिलहाल मनी मंत्र के इस खास अंक में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर भी हमें लगातार आपके फोन कॉल्स का रहेगा इंतजार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MBH का चंकी चाट मसाला डालें। MBH का चंकी चाट मसाला। MBH। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत मनी मंत्र में, जहां पर हम आज चर्चा कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के विषय पर। धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, डाइवर्सिफिकेशन की जब बात आती है खासतौर पर म्यूचुअल फंड्स को लेकर, तो किस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं? जो मैं अभी पहले कह रहा था कि आपको शुरुआत करना चाहिए एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से। तो जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इक्विटी में लगता है, डेट में लगता है, और इक्विटी में लगा हुआ पैसा कम से कम 50, 70, 80, 100 स्टॉक्स में लगता है, और डेट में लगाया हुआ पैसा वो कम से कम 10-20, 30 तरीके के बॉन्ड में पैसा लगता है, जिसमें अधिकतर पैसा आपका सरकारी बॉन्ड में भी लगा होता है। तो आपके 5,000 रुपये 10,000 रुपये लगाने से आप 100 तरीके के सिक्योरिटी में एक साथ पैसा लगा रहे हैं। जब आपका पैसा शुरुआत में, तो आपको यहीं से शुरुआत करना चाहिए और आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। जब आपका पैसा बड़ा हो जाए तो अपने आप को डी रिस्क करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के बारे में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। वो डाइवर्सिफिकेशन जब आपका पैसा ज़्यादा हो जाए तो आप देखें कि सारा पैसा आपका एक ही फंड फैमिली में ना लगा हो, और जब वो पैसा और बड़ा हो जाए तो 2 के बजाय 3 फंड में पैसा लगा हुआ। और जब आप इक्विटी में भी पैसा लगा रहे हैं तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड, 2-3 तरीके के फंड में पैसा लगा हो, 2-3 तरीके के फंड कंपनी में लगे, 2-3 फंड अलग अलग फंड कंपनी के फंड में लगा हो, ताकि किसी फंड मैनेजर के अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पे पूरा पैसा आपका उस पर निर्भर ना करे। और तो ये डाइवर्सिफिकेशन का 2-3 लेवल का है कि आप अलग अलग फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं, आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों में लगा हुआ है, और बहुत तरीके के स्टाइल की चिंता ना करें, क्योंकि बाजार के साथ ये फंड मैनेजर की जिम्मेवारी है कि वो फंड में बदलता रहे स्थिति के अनुसार। अच्छा, ये एक जो टर्म लगातार मैं जब सुबह इस पूरे विषय पर विस्तार से पढ़ रही थी, कॉन्ट्रा फंड, जिसको लेकर बहुत सी बातें सामने आई हैं कि भाई आप मान लीजिए एक मुश्त अगर 1 लाख रुपए देते हैं तो सीधा कुछ सालों बाद करोड़ों रुपए, अगर SIP के जरिए छोटी रकम दे रहे तब भी आप करोड़पति बनेंगे। हालांकि 1999 में SBI इसको लेकर आया था। क्या है कॉन्ट्रा फंड और ये क्या म्यूचुअल फंड से अलग है? इसमें रिस्क कैपिटाइट कितना है? नहीं, ये कॉन्ट्रा फंड एक तरीके का म्यूचुअल फंड है, एक इक्विटी फंड है, एक तरीके का इक्विटी फंड है। और इसकी सोच ये रहती है कि ये फंड मैनेजर, कॉन्ट्रा फंड का फंड मैनेजर एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है जिसके बारे में बाजार के अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए किसी खास वजह से, ये कंपनी आउट ऑफ फेवर है, किसी वजह से इस कंपनी में पैसा लगाना फायदेमंद नहीं है और ये अभी यहाँ पे हेडविंड जारी रहेगा। और तो कॉन्ट्रा फंड में बहुत बार फंड मैनेजर नाकाम रहते हैं, बहुत बार फंड मैनेजर सफल हो पाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा फंड में सफल होने के लिए जरूरी ये है कि फंड मैनेजर बाजार से विपरीत सोचे और वो सही भी साबित हो, क्योंकि अगर आप विपरीत सोच रहे हैं और आप सही साबित नहीं होते हैं तो आपका नुकसान होगा। तो बहुत सारे फंड मैनेजर, तो आप डिफरेंट रिस्क ले रहे हैं कॉन्ट्रा फंड में लगाने के लिए। एक आप अपना पैसा दे रहे हैं फंड मैनेजर को उन कंपनियों में पैसा लगाने के लिए जिसमें बाजार के अधिकतर लोग पैसा नहीं लगा रहे।
मतलब ये जो मैंने सुबह खबर पढ़ी वो थी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 10,000 की मंथली एसआईपी आप दीजिए और आप 7 करोड़ के मालिक बनिए 25 साल में। खैर, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, राजमंगल दिल्ली से हैं। राजमंगल जी पूछे सवाल, फिर मैं आपसे बात दोबारा करूंगी धीरेन्द्र जी। राजमंगल जी पूछे सवाल। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि निपॉन में 5,000 रुपए की एसआईपी है, 2 साल से चल रही है, क्या बीच में आपको अपना प्रॉफिट निकालना चाहिए? लोगों का कहना है कि पैसा निकालना चाहिए। अच्छा, ये भी एक और है कि म्यूचुअल फंड में और निवेश करना चाहिए या नहीं, ये प्रश्न है सर। नहीं, मुझे पता नहीं चला कि निपॉन के किस फंड में है, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप अगर ये आपका अकेला फंड है, पहला फंड है, तो आमतौर पे स्मॉल कैप फंड से आपको शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप 10 साल 15 साल के नजरिए से कर रहे हैं और एसआईपी कर रहे हैं तो निश्चिंतता से निवेश करते रहिए। ये एक बहुत ही शानदार फंड साबित हुआ है। लेकिन इस फंड में जिस तरह का रिटर्न मिला है, भारत का बेहतरीन फंड साबित हुआ है। लेकिन इस फंड के बेहतरीन साबित होने में या इससे लोगों के फायदा उठा पाने में जरूरी चीज ये नहीं रहा है कि ये फंड अच्छा रहा है। जरूरी चीज ये रहा है कि वो निवेशक सारे बने रहे। बहुत कम निवेशक इस फंड में 5 साल 7 साल का प्रदर्शन बहुत ही कमजोर था, बहुत ही खराब था। लगातार फंड से पैसा निकल रहा था, इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं था और उसके बावजूद जो निवेशक बने रहे उन्हें इस फंड का रिटर्न इसका फायदा मिल पाया है। तो अगर आपका समय का नजरिया ये है, 10 साल 15 साल अगर आप बने रह सकते हैं, अपना निवेश जारी रख सकते हैं तो आपको करना चाहिए। बीच बीच में आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए अगर आपको जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने का आपके पास केवल तीन कारण, बल्कि मोटे तौर पे 2 कारण से आपको पैसा निकालना चाहिए। आप अगर किसी गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे और आपका गोल अचीव हो गया है, आप चाह रहे थे कि गाड़ी के लिए आप 50% डाउन पेमेंट आप इन्वेस्ट सेव करेंगे और वो जल्दी इकट्ठा हो गया है, पैसा निकाल लीजिए। दूसरा, आपने एक फंड का चुनाव किया था कि ये एक अच्छा फंड है और आप जब आपके निवेश करने के 1-2 साल के पिछले 1-2 साल में, पिछले 6 महीने 1 साल में अगर इस फंड का प्रदर्शन बहुत कमजोर हुआ है और औरों की तुलना में ये अपना इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, ना दूसरे अपने पीयर्स को बीट कर पा रहा है, जिस वजह से आपने इसका चुनाव किया था वो कारण अगर अब वो कारण वैलिड नहीं है, तब आपको पैसा निकाल देना चाहिए। तो अगर आपका फंड खराब हो जाए या आपका गोल फुलफिल हो जाए। इसके अलावा तीसरा कारण नहीं, क्योंकि तीसरा कारण ये होगा कि आप निकाल लेंगे क्योंकि बाजार बढ़ गया है, तब आपके पास एक नई समस्या होगी कि अब आप निकाले हुए पैसे का क्या करें। जी बिल्कुल। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए अब सेबी ने ईमेल आईडी को और खास बनाया। इस पर भी करेंगे चर्चा धीरेन्द्र जी से, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी हमें लगातार आपके कॉल्स का रहेगा इंतजार। आप देखते रहिए मनी मंत्र। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और मनी मंत्र में हम कर रहे हैं चर्चा म्यूचुअल फंड्स पर। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, खास तौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप की जब हम बात करते हैं, हमें स्वाति का ईमेल आया है कि किस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप में जब हम निवेश करने की बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए, तो इसका डाइवर्सिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों कितने अलग हैं एक दूसरे से? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है। सेबी ने म्यूचुअल फंड के कैटेगरी को बनाने के पहले ये निर्धारित किया कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को डिफाइन कर दिया जाए। तो भारत की जो 100 बड़ी कंपनियां बाजार में लिस्टेड है वो लार्ज कैप है। अगली 150 कंपनियां ये मिड कैप है और उसके बाद जो जितनी कंपनियां बची हुई है, करीब 3000 कंपनियां जो एक्टिवली, बल्कि 7000 कंपनी भारत में लिस्टेड है, लेकिन उसके बाद करीब 2500-3000 कंपनियां एक्टिवली ट्रेडेड है। वो कंपनियां जिसमें म्यूचुअल फंड पैसा लगाता है वो है स्मॉल कैप। और स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है। तो अगर आप नए निवेशक हैं तो उस उतार चढ़ाव के लिए आप तैयार है कि नहीं, ये आपको नहीं पता चल पाएगा। इस तरह के पिछले 1-2 साल में जो जिस तरह से चढ़ता हुआ बाजार रहा है, लेकिन मैं उसका आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या होता है। जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बाजार गिरा था और बहुत जबरदस्त तरीके से अपने पीक से बाजार गिरा था, तो लार्ज कैप फंड्स में गिरावट थी 45%। सेंसेक्स भी गिरा था और सेंसेक्स अपने 20,000 के पीक से
घट करके 8,500 हो गया था अगले 8-9 महीने में। तो आप क्या 50%, 55% गिरावट के लिए तैयार हैं लार्ज कैप में? और उसी समय स्मॉल कैप फंड्स में 70-75% की गिरावट भी देखी गई। जी। तो अगर आपका जो पैसा बढ़ करके 100 रुपया हो गया था, वो अगर घट करके 30 रुपया हो जाए, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? इसीलिए मेरी सलाह होती है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में भी कुछ इन दोनों के बीच में ही कोई गिरावट देखी गई। उसके बाद जब बाजार चला तो यहाँ पे रिकवरी हुआ और पैसा काफी हद तक यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिला। और छोटी कंपनियां और मिड साइज कंपनियों का प्रॉमिस ये कंपनियां बड़ी हो पाती हैं, बड़ी कंपनियां उस नहीं बढ़ पाती हैं। लेकिन इसलिए यहाँ पे निवेशकों का पैसा लगा होना चाहिए, लेकिन 10%, 20%, 25% इतना ही हो। और नए निवेशक को तो इसमें सीधे तौर पे पैसा लगाना भी नहीं चाहिए। आपके फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड में प्रावधान है कि स्मॉल कैप, मिड कैप में पैसा लगेगा, लेकिन सीधे तौर पे लगा हुआ पैसा जब गिरावट के चपेटे में बाजार आता है तो यहाँ पे इस तरह की गिरावट में निवेशकों के लिए बने रह पाना और संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो बहुत अहम जानकारियाँ दे रहे हैं धीरेन्द्र जी। आपने पेन कॉपी लेकर अगर बैठे हैं तो ये तमाम जानकारियाँ आप नोट कर लीजिए। जिगर मेहता गुजरात से जुड़ गए हैं हमारे साथ। जिगर जी, पूछिए सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे ये जानना है कि SWP इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन से टॉप फंड्स है जिसमें SWP करके हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट और अच्छा कर सकते हैं हम लोग सर? तो प्लीज आप गाइड कर पाएंगे सर? SWP जरिया है आपके लिए पैसा निकालने का, जैसे SIP इन्वेस्टमेंट करने का जरिया है, उसी तरह से SWP एक मेथोडिकल विड्रॉल का तरीका है। और ये आम तौर पे उनके लिए बहुत ही उपयोगी है कि म्यूचुअल फंड में आपने पैसा अपना इकट्ठा किया, आप अपनी ज़िंदगी में एक बार इकट्ठा करने के दौर में होते हैं, आप कमाते हैं, बचाते हैं और उसके बाद उस पैसे को लगाते हैं। और जब आप रिटायर कर जाते हैं तो आपको आमदनी की ज़रूरत होती है। निर्भर करता है कि अगर आपको कोई पेंशन मिल रहा है तो आपको आमदनी की ज़रूरत, एक सप्लीमेंट्री आमदनी की ज़रूरत कम होती है, और उसके लिए आप SWP कर सकते हैं। या आपने पैसा इकट्ठा किया बच्चे की पढ़ाई के लिए, और बच्चा जब पढ़ने गया तब आपको सारे पैसे की एक मुश्त जरूरत नहीं होती है। आपको हर महीने या हर 3 महीने पे या हर 6 महीने पे फी देना होगा या बच्चे को भेजना होगा, तो उसके लिए आप SWP यूज करें। SWP एक मेथोडिकल तरीका है क्योंकि इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो डिविडेंड की तुलना में की तुलना में ज्यादा टैक्स इफिशिएंट है। और दूसरा कि बाजार अगर आप मान लीजिए एक मुश्त पैसा किसी भविष्य में किसी गोल के लिए भी इकट्ठा कर रहे हैं, तब भी बाजार के रिस्क से अपने आप को बचाने के लिए पैसे की जब जरूरत हो उसके 6 महीने या 1 साल पहले SWP करके आप उस पैसे को रेगुलर तरीके से निकालें, ताकि आखिरी दिन बाजार पे आपकी निर्भरता ना बने। बिल्कुल, और साफ तौर पर जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअली हम कितना ट्रस्ट करते हैं उनके ग्रो करने पर, ये बहुत मैटर करता है। आप बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार खास तौर पर म्यूचुअल फंड से जुड़ी तमाम जानकारियां हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया DD न्यूज़ के इस खास शो पर जुड़ने के लिए। तो मनी मंत्र के तमाम जो एपिसोड्स हैं, हमारी कोशिश होती है फिनेंशियली किस तरह से जो ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, उनको सिंपल तरीके से हम आपके सामने पेश करें, जो ख़ास तौर पर आपके पर्सनल निवेश से जुड़े हुए हैं। अगले हफ्ते भी एक इसी तरह के ही विषय के साथ हम होंगे हाजिर, लेकिन फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आगे आप देख सकते हैं समाचार मेरी सहयोगी भावना नैयर के साथ। नमस्कार।